Hello friends, you are welcome in PP video classes. I am Pankaj Kumar Tripathi going to present third video of the provisions of Constitution of India. It is the third video on the provisions of amendment in Constitution. In this video, I will describe the 3 points under the heading of miscellaneous. मित्रों, भारत के संविधान पर इस तीसरी वीडियो में आपका स्वागत है। यह भारत के संविधान के संशोधन से संबंधित प्रावधानों पर आखिरी वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम प्रकीर्ण शीर्षक के अधीन, मिसलेनियस शीर्षक के अधीन 3 विशिष्ट बातों को समझाएंगे। फर्स्ट, फंडामेंटल राइट वर्सेस पावर ऑफ अमेंडमेंट, power of parliament to amend the constitution. It means article 13 clause 2 versus article 368. दूसरा जो इसी से बात निकलेगी, that is doctrine of basic structure established by Honorable Supreme Court in 1973 in the case of Kesavananda Bharati versus State of Kerala, and the different cases, several cases on the doctrine. मैं इसमें आपको संविधान के आधारभूत ढांचे से अवगत कराऊंगा, जो सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले में 1973 में स्थापित किया था, और जिस पर बहुत सारे और भी मामले हैं जिन पर मैं प्रकाश डालूंगा। और तीसरा, जहां से मैं शुरू करूंगा इस क्लास को, दैट इज स्पेशल मेजॉरिटी। What is mean by the special majority which is required to pass a constitutional amendment according to procedure of Article 368 Clause 2? Dear friends, विशेष बहुमत से क्या अर्थ है, इसको बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं। Actually, for passing of an resolution or bill in house, there are general majority is sufficient. सामान्यतः सामान्य बहुमत ही पर्याप्त होता है। सामान्य बहुमत का मतलब just majority of all the members who participates in passing of the bill or resolution and who cast their vote. जो मतदान करने में हिस्सा लेते हैं किसी बिल पर, किसी विधेयक पर या किसी रेजोल्यूशन पर, उन जितने भी वोट दिए हैं उनका बहुमत, जनरली इसको हम कहते हैं जनरल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। इसे हम सामान्य या साधारण बहुमत कहते हैं। बट व्हेन वी कॉल स्पेशल मेजॉरिटी, देन इट मींस द मेजॉरिटी विच मस्ट फुलफिल द 2 पैरामीटर्स एट द सेम टाइम। एक ही समय पर 2 शर्तें पूरी होंगी तब माना जाएगा कि स्पेशल मेजॉरिटी ऑब्टेन, चाहे आप इसे पहला कहें या इसे पहला कहें। अगर हम इसे ही लेकर चले, द मेंबर्स हु कास्ट देयर वोट इन फेवर ऑफ द बिल और रेजोल्यूशन मस्ट नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस। टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस इंक्लूडिंग द मेंबर्स हु आर नॉट इन द हाउस। पहली शर्त तो यह है कि जितने लोग उस संकल्प या विधेयक के पक्ष में मतदान करें, वो उस सदन के कुल सदस्य जितना उस टाइम पे हैं, whether they are in the house or not, whether they cast their vote or not, the members who cast their vote in favor of the bill or resolution must not be less than 1/2 of the total members of the house, the total members। ठीक है, तो पहले तो जितने लोग सपोर्ट में वोट दे रहे हैं, उनके वोट दे देने पर भी वो बिल या रेजोल्यूशन पास कब माना जाएगा, जबकि जितने कुल सदस्य हैं उनका 1/2 से ज्यादा, यानी 1/2 प्लस वोट उसके फेवर में पड़े। एंड द सेकेंड पैरामीटर इज at least supported by 2/3 of the members who cast their vote। और जितना वहां हैं और वोट दे रहे हैं उसके 2/3 या उससे प्लस लोग वोट करें फेवर में।
same time the two conditions must be fulfilled. These are not optional. Either this has to fulfill or this one. ये ऑप्शनल नहीं है, एक साथ दोनों ही पूरी होनी चाहिए। अब इसको कैसे हम समझाएंगे, इसको हम इलस्ट्रेशन से समझाएंगे। सपोज करिए हम बात कर रहे हैं लोकसभा की, और एक बात और जानिए, when special majority is required on the basis of provision of constitution for passing a bill or a resolution, then no joint session shall be allowed. कभी भी विशेष बहुमत से जब कभी कोई संकल्प या विधेयक पास होने का प्रावधान संविधान में है तो वहां ज्वाइंट सेशन अलाउड नहीं होगा। इट मींस सेपरेट। तो सपोज करिए आप कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की जरूरत होती है, कोई संविधान संशोधन विधेयक है और उसे लोकसभा में पेश किया जाता है। लोकसभा में नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा राइट नाउ इट इज 545। इस समय भारत की लोकसभा में कुल सदस्यों की संख्या 445। अब आप जानिए इट मस्ट नॉट बी द मेंबर्स हु कास्ट वोट इन फेवर ऑफ द बिल must not be less than one of the total members of the house। तो ये कम से कम इसके 1/2 प्लस से सपोर्ट होना चाहिए। 1/2 करेंगे तो क्या निकल के आएगा, 272.5 और प्लस कर दिया यानी 273। आप सुनते होंगे कि 272 पे सरकार बन जाएगी की बात होती है। 273 मेंबर्स का सहयोग जरूर मिलना चाहिए, सपोर्ट जरूर मिलना चाहिए, तब स्पेशल मेजॉरिटी मानी जाएगी। चाहे जितने भी व्हाट एवर मेंबर्स आर प्रेजेंट इन द हाउस एंड कास्ट देयर वोट। इट मींस इतना तो एट लीस्ट है, ये कम से कम, ये मिनिमम है, इससे कम नहीं होना चाहिए। लेकिन अब सपोज करिए कि 545 में कितने वहां प्रेजेंट हो गए, तो मान लेते हैं कि 426 आर प्रेजेंट देयर। सपोज करें 426 प्रेजेंट है एंड कास्ट देयर वोट। ये वाली कंडीशन कौन सी है, बी वाली, और ये कौन है, ए। हमने पहले बी कंडीशन लिख दिया, अब ए कंडीशन लिख रहे हैं कि जितने वहां प्रेजेंट हैं जो वोट कर रहे हैं वो उनका कम से कम 1/3, तो इसका 1/3 होना चाहिए। 1/3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आएगा 1 4 2 142, और इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 गुना के 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, नॉट लेस देन 284 हियर। क्योंकि जितने वहां वोटिंग कर रहे हैं उनका 2/3 मिलना ही चाहिए। इसका मतलब क्या है कि मिनिमम तो 273 हो गया इन केस ऑफ लोकसभा, एंड देन अदर मिनिमम द सेकेंड मिनिमम नंबर ऑफ सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स shall be decided on the basis of the members who are present in the house and cast their vote। जो सदन में उपस्थित होकर वोट कर रहे हैं, तो अगर 426 लोग वोट किए तो 284 का सपोर्ट मिलना चाहिए। अब जरा देखिए, अगर 283 का मिल गया तो दो इट इज मोर देन 273, सो फर्स्ट कंडीशन इज फुलफिल्ड बट द सेकेंड कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड, सो व्हाई इट इज नॉट सेड टू बी पास्ड बाय स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसे स्पेशल मेजॉरिटी से पास हम नहीं मानेंगे। लेकिन आप जरा देखिए, अगर यहां पर 336 ही उपस्थित हुए तो सपोज करिए अगर केवल 336 मेंबर आए तो इनका 2/3 होना चाहिए, द मेंबर्स हु कास्ट वोट। सपोज करिए 336 ने वोट दिया, जब 336 ने ही वोट दिया तो इनका 2/3 कितना होगा, ये हो जाएगा 1 इक्वल टू 112 का हो जाएगा 224, 112 2 जा 224। हियर 224
की जगह सपोज कर लीजिए कि 230 लोगों ने वोट दे दिया फेवर में, दो देयर आर मोर देन 2/3 of the members who cast their vote are in favor of the bill, but this condition is not fulfilled because at least the bill shall be supported by the 1/2 of the total members. So why even it is not completion of, it is not fulfillment of special majority. तो स्पेशल मेजॉरिटी के लिए क्या है, एकदम सीधी सी बात है, at any cost it must not be less than the 1/2 plus of the total members, whether they are inside the house or not, whether they cast their vote or not. ठीक है, चाहे उनमें से कुछ वोट देना, देन जितने वोट दे रहे हैं उनका 2/3 प्लस होना चाहिए. अब which one is मोर, जो नंबर ज्यादा हो वहां तक सपोर्ट मिलना चाहिए. जरा देखिए, जब हम यहां 426 लिख रहे थे तो 284 का सपोर्ट मिलना चाहिए था, और जब हम यहां 336 लिख दिए तो ये 224 ही सफिशिएंट है. लेकिन अब यहां पे ये ज्यादा है, तो मिनिमम अगर ज्यादा है, सॉरी ये 1/2 अगर ज्यादा है 2/3 से तो फिर ये चाहिए, और अगर 1/2 से ज्यादा है 2/3 तो वो चाहिए. जो ज्यादा होगा उतना कम से कम वोट चाहिए. दिस इज कॉल्ड स्पेशल मेजॉरिटी. एंड यू हैव टू माइंड हियर दैट in case of passing of a resolution for removal of so many constitutional authorities like judges of Supreme Court, judges of High Court, Comptroller and Auditor General of India, Chief Election Commission of India, special majority of separate houses are required as it is required for passing a amendment in Constitution. वहां पर ऐसे पदाधिकारियों को पद से हटाने के लिए जो प्रस्ताव पारित किया जाना है, जो संकल्प जो रेजोल्यूशन के फॉर्म में होता है, उनके लिए भी स्पेशल मेजॉरिटी वही होती है जो संविधान पास करने के लिए होती है. बट यू हैव टू माइंड हियर, इन केस ऑफ रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, दैट इज कॉल्ड इम्पीचमेंट, महाभियोग की दशा में ये कंडीशन नहीं होती है. वहां होती है इट मस्ट बी सपोर्टेड बाई 2/3 of all the members of house, not 2/3 of the members who cast their vote. No. तो सबसे बड़े मेजॉरिटी की जरूरत कहां है? It is in case of removal of president. It means a procedure of impeachment. वहां ये वाली शर्त नहीं है, बल्कि दोनों को मिला के एक ही शर्त है. वो क्या है? The resolution for removal of president of India must be supported by 2/3 of the टोटल मेंबर्स ऑफ द हाउस. तो अगर आपसे कभी कोई एग्जाम में पूछ दे कि सबसे बड़े मेजॉरिटी से कौन से रेजोल्यूशन या बिल को सपोर्ट करने की जरूरत है अकॉर्डिंग टू प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देन द आंसर वुड बी टू पास अ रेजोल्यूशन ऑफ इम्पीचमेंट फॉर रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का संकल्प आता है उसमें सबसे ज्यादा मत की जरूरत. Now I would like to discuss this one, fundamental right versus power of parliament to amend the constitution. Fundamental right versus power of amendment. The question was arised at first time in the case of Sajjan Singh versus शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ठीक है, यह क्वेश्चन सबसे पहले कहां आया था? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में. Why the question was arised? Because even in the present constitution, section 13 clause 2 provides, it has been provided in article 13 clause 2 that क्या लिखा हुआ है, इसको क्या कहते हैं 13 clause 2 को? It is protection clause.
इट इज अ क्लॉज, इट इज अ प्रोविजन टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो 13 क्लास 2 में क्या लिखा हुआ था जो आज भी है एज इट इज, इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन सेक्शन 13 आर्टिकल 13 क्लास 2 दैट इसमें लिखा आपको मिलेगा नो स्टेट शैल मेक अ लॉ which are contrary to the provisions of fundamental right, ठीक है, and if it is made by state it would be void to the extent whether it is contrary to the fundamental right। ये लिखा गया था, कहां लिखा गया था? आर्टिकल 13। ठीक है, आर्टिकल 13 क्लास 2 क्या प्रोवाइड करता है? द स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ, इसका पढ़िए साथ में, शैल नॉट मेक, इट इज मैंडेटरी फॉर स्टेट, एंड हु आर स्टेट? इट हैज बीन प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 12। आई विल डिस्क्राइब इट व्हेन आई वुड टीच फंडामेंटल राइट्स। बस आप इतना ही जानिए कि स्टेट में पार्लियामेंट आती है, तो पार्लियामेंट शैल नॉट मेक ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 12 पार्लियामेंट इज इंक्लूडेड इन स्टेट, सीधे लिखा हुआ आर्टिकल 12 में। इट मींस क्लास 2 माइट बी रीड एज, इसको ऐसे ही पढ़ा जा सकता है जैसे द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट मेक द स्टेट, स्टेट क्या कर दिया? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज द टर्म स्टेट इंक्लूड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया आल्सो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 12। अनुच्छेद 12 के आधार पर राज्य शब्द में भारत की संसद भी शामिल है। तो अगर हम केवल भारत की संसद को ही पढ़ें, क्योंकि भारत की संसद ही संविधान में संशोधन करने के लिए अधिकृत है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया शैल नॉट मेक एनी लॉ व्हिच टेक्स अवे और अबॉलिशेस द राइट्स कन्फर्ड बाय दिस पार्ट। दिस पार्ट मींस पार्ट 3, इट मींस द राइट्स कॉल्ड एज फंडामेंटल राइट, एंड एनी लॉ मेड इन कंट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज शैल to the extent of the contravention be void। और यदि वह उसके उल्लंघन में कोई कानून बनाती है तो शून्य होगा। क्या लिखा गया? इस संविधान से राज्य यानी संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा जो इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छीनती है या न्यून करती है। इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकार यानी मौलिक अधिकार, और इस खंड के उल्लंघन में बनाई गई प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य होगी। इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली by way of clause 2 of article 13। और मैं यहां से फिर से आपको स्पष्ट कर दूं कि मैं यहां स्टेट टर्म की जगह पे भारत का संसद टर्म यूज कर रहा हूं। इसका यह अर्थ नहीं है कि राज्य में केवल भारत की संसद ही आती है, बहुत सारी और चीजें आती हैं जिनको जब मैं फंडामेंटल राइट पढ़ाऊंगा तो डिस्क्राइब करूंगा। ओके, which I will describe when I will teach fundamental right। ओके, तो अब आप आइए, यहां क्या लिखा हुआ है इस प्रकार। You know that the first amendment of constitution, ठीक है, तो पहला केस कौन सा आता है? शंकरी प्रसाद का केस है। अब हम यहां पूरा नहीं लिखेंगे क्योंकि हम इसके पहले की वीडियो में पूरा लिख चुके हैं। शंकरी प्रसाद वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1951। इस केस में क्या उठाया गया? You know that the first amendment, through First Amendment Act, 9th schedule has been inserted in our constitution। 9th schedule जोड़ी गई, आर्टिकल 13A जोड़ा, 31A जोड़ा गया, 31B जोड़ा गया, जिसके जरिए राइट टू प्रॉपर्टी, जो कि पहले फंडामेंटल राइट था, एट दैट टाइम राइट टू प्रॉपर्टी वाज
फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 30, इसको थोड़ा सा डैमेज किया गया था। किसके जरिए? बाय वे ऑफ फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। और एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं कि 1951 में जो अमेंडमेंट हुआ था किसने किया था? बाय whom it was done, because you know that our parliament has been constituted in 1952। हमारी संसद जो आज है ये तो 1952 से स्थापित होती है। It was by the Constituent Assembly itself, which was acting as interim parliament for India। ये भारत की संविधान सभा आई थी। पहला संशोधन किसने किया? खुद संविधान सभा ने किया है। बट कॉलिंग इट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इज नॉट टेक्निकली लीगल, इज नॉट टेक्निकली लॉफुल। तकनीकी तौर पे उसे भारत की संविधान सभा कहना ठीक नहीं है। वाई? यहां एक फैक्टर बात बता दूं, इसी अपॉर्चुनिटी में इसी जगह बता सकता है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया not only acted as an assembly to make constitution for India, but also an interim parliament for India। भारत की संविधान सभा एक ही साथ दो कार्य कर रही थी। वो भारत के संविधान के निर्माण की भी सभा थी, and when it acted as Constituent Assembly of India, it was presided by Dr. राजेंद्र प्रसाद। जब कभी ये भारत के संविधान सभा के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता कौन करता था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। बट when it was acting as interim parliament of India, it was presided by गणेश वासुदेव मावलंकर। तो जब ये अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती थी तो इसकी अध्यक्षता गणेश वासुदेव मावलंकर करते थे। ठीक है? इवन 1947 में, 1948 में, 1949 में। आप हमको एक बात बताइए, 1949 में ही आपके आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट किए गए थ्रू द क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 1949। ब्रिटिशर्स हैज गॉन, जा चुके थे, और our parliament had not been established at that time। then who made the change in IPC even, जिसमें लाइफ ट्रांसपोर्टेशन को खत्म करके उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट में कन्वर्ट किया गया। 1949 में कॉन्सेंट ऑफ एज फॉर रेप चेंज किया गया। तो ये सब अमेंडमेंट कौन किया था? इट वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्किंग एज इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट फॉर यू। बट it means all the members are same, but just who changed? Who changed? Who was changed? It was the president of assembly। ठीक है? जब उसको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बैठते थे तो वो संविधान सभा होती थी, और जब गणेश वासुदेव मावलंकर बैठते थे तो भारत की अंतरिम संसद होती थी। On the day of 26th November 1949, just after passing the constitution and adopting it, Constituent Assembly has been declared to be dissolved। 26 नवंबर 1949 को जैसे ही भारत का संविधान पारित हुआ, लागू हुआ, अंगीकृत हुआ, तुरंत ही संविधान सभा भंग हो गई। बट इवेंट वाज अलाउड टू फंक्शन एज इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। ठीक है? लेकिन ये भारत की अंतरिम संसद के रूप में कार्य करती रही। The President of Constituent Assembly has been appointed as President of India on the day of 24th January 1950। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रपति के तौर पर संविधान सभा के अध्यक्ष को वहां रख दिया गया, क्योंकि वो अध्यक्ष नहीं रह चुके थे। संविधान सभा भंग तो अध्यक्ष की कोई जरूरत नहीं थी। खैर, बट ये असेंबली भंग नहीं थी एक्चुअली, दो it was dissolved in its form of constituent assembly। अपने संविधान सभा वाले रूप में भंग हो चुकी थी, बट इवन इट वाज एक्टिंग एज इंटरिम पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी भी भारत के अंतरिम संसद के लिए कार्य कर रही थी। एंड द इंटरिम पार्लियामेंट which was actually the constituent assembly has passed the first amendment in the Constitution of India।
इसी अंतरिम संसद ने, जो वास्तव में भारत की संविधान सभा थी, अब आपसे अगर मैं पूछूं कि संविधान सभा के रूप में इसका निर्वाचन हुआ था कि अंतरिम संसद के रूप में, द आंसर विल बी एब्सोल्युटली इट वाज इलेक्टेड कॉन्स्टिट्यूटेड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। जब अंग्रेज जाने लगे तो इसी ने भी भारत के अंतरिम संसद के रूप में भी कार्य करना शुरू कर दिया। तो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछ दूं कि भारत के संविधान का पहला संशोधन किसने किया, तो दो टेक्निकली इट वुड बी wrong to say that it was done by Constituent Assembly of India, but in practicality and reality the first amendment was done by the interim parliament, which was actually the Constituent Assembly of India. भारत का पहला संविधान संशोधन खुद संविधान सभा के लोग ही कर रहे हैं। ठीक है, 1951 में क्या प्रॉब्लम हो गई थी? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स भी फोर साइडर तो थे, बट एक बहुत भारी गलती कर रहे थे। दे हैव डन अ ब्लंडर। They have declared right to property a fundamental right। ठीक है, मुझे तो लगता है कि संविधान सभा में जमींदारों की बात पहुंच गई थी। विदाउट एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम इन इंडिया, फिर जमींदारों के पास सारी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी। एक्चुअली दे एक्सप्लॉइटेड आवर नेशन ऑन द नेम ऑफ ब्रिटिशर्स, और द ब्रिटिशर्स एक्सप्लॉइटेड आवर नेशन थ्रू द जमींदार्स। तो अगर अंग्रेजों को हटा दिया गया तो अब तो केवल जमींदार बचते, वो शोषण करते। तो जमींदारी, अनलेस जमींदारी सिस्टम was abolished, there was no question of democracy, establishment of democracy in India। जब तक जमींदारी व्यवस्था ध्वस्त नहीं की जाती तब तक भारत में जस्टिस और डेमोक्रेसी की बात करना खोखलापन था। बट इन लीव ऑफ एवोल्यूशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, our Constituent Assembly has declared right to property as fundamental right and protected it by way of Article 13+2 कि इसमें कोई चेंज नहीं होगा फंडामेंटल राइट में। Several states have passed जमींदारी एबोलिशन एक्ट इधर इन 1950 और 1951। 1950-51 के आसपास तमाम राज्यों ने जमींदारी विनाश अधिनियम पास किया। द एक्ट वाज चैलेंज्ड ऑन द नेम ऑफ being contrary to the provisions of fundamental rights under Article 13+2। ठीक है, अनुच्छेद 13(2) के अधीन इसको चुनौती दी गई कि भाई तो फंडामेंटल राइट है, हाउ कुड द पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर मेक अ लॉ थ्रू विच इट माइट डिप्राइव अ पर्सन whether he was a जमींदार or not from his property। ये कहा गया कि जब संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार है, जमींदारों को भी तो मिल गया, तो उनसे उनकी संपत्ति छीनने का कानून बनाना गलत था। So many writ petitions were filed in Supreme Court or respective high courts in the states। Then Parliament passed an amendment, interim Parliament passed an amendment, that is First Amendment in Constitution in 1951, and inserted Article 31 Clause A, Article 31 Clause B, and Schedule 9 in the Indian Constitution, and through it, such kinds of laws declared to be protected from Article 13 Clause 2। इनको अनुच्छेद 13(2) से बचाव मिल गया कि ये जो कानून बने हुए हैं वो संपत्ति के अधिकार में हस्तक्षेप में हैं, इसके बावजूद भी ये मान्य होंगे। समझ में नहीं आ रहा है। अभी तो आप ही 13+2 में लिखा कि अगर कॉन्ट्रेरी बनेंगे तो मानेंगे ही नहीं। आपने बनाया, अब आपने फिर क्या किया कि नहीं बनाया तो जो जीवित था, तो संविधान को उतने दूर तक हटाना पड़ा। The Constitution Amendment, the first amendment of Constitution has been challenged in Sankari Prasad versus State of Rajasthan before Supreme Court on the basis of being in contravention of Article 13+2। इसमें कहा गया कि जब राज्य ऐसी कोई विधि बना ही नहीं सकता जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है, तो संविधान संशोधन भी ऐसा नहीं हो सकता जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ है। ओके, if state is not empowered to make a law in contravention of fundamental right, then how can it amend the constitution in contravention of fundamental right? So the question was, अब इसमें एक्चुअली क्वेश्चन क्या था, whether Article 13+2
normal laws in contravention of fundamental right, or even it prevents constitutional amendment. क्या in contravention of fundamental right, क्या अनुच्छेद 13(2) केवल सामान्य विधियां जो कि मूल अधिकारों के खिलाफ हैं उन्हीं के निर्माण पर रोक लगाता है, या कि संविधान में संशोधन करने तक को रोक लगाता है? ओके, ये क्वेश्चन था इसमें. In this case, Supreme Court held that Article 13(2) doesn't restrict the power of amendment in Constitution on the name of fundamental right. So, in this case, Supreme Court clarified that first amendment in Constitution, though it is in contravention of fundamental right of property, but it is constitutional, it is valid. सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भले ही पहला संविधान संशोधन संपत्ति के मौलिक अधिकार में हस्तक्षेप है, लेकिन क्योंकि ये संविधान संशोधन है और अनुच्छेद 13(2) केवल जनरल लॉज बनाने पर रोक लगाता है, नॉट ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. संविधान संशोधन करके कुछ बदलने पर रोक नहीं लगाता, चाहे भले ही वो मूल अधिकारों के खिलाफ हो. इस नाते पहला संविधान संशोधन मान्य है. एंड एज अ लॉजिक बिहाइंड द जजमेंट, Supreme Court held that making laws generally and making amendment in Constitution are not equal. कोई सामान्य विधि निर्माण करना और संविधान में संशोधन करना दोनों बराबर नहीं है. In this case, first time Supreme Court declared that power to amend the Constitution of Parliament is not a general legislative power, but actually it is a special, very very special legislative power provided in Article 368. और मैं आपको पहले बता दूं, in 1951 and in Article 368 there was just simple one clause, which is actually right now in clause 2. तो सुप्रीम कोर्ट ने इसी केस में कहा कि 359 सेक्शन आर्टिकल 368 अनुच्छेद 359 में जो संविधान संशोधन की संसद की शक्ति है, वो एक तो संसद की शक्ति 359 में है और वो विशेष शक्ति है. ओके, देन आफ्टर इन 1965 इन सज्जन सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मैंने गलती दिया है, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ. In the second case, Sajjan Singh versus Punjab, Rajasthan, 1965, Supreme Court approved its own view, given in 1951 by Supreme Court. ठीक है, सज्जन सिंह के केस में सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कही 1965 में. ठीक है, तो 1965 में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन स्पेसिफिक पावर ऑफ पार्लियामेंट, इट डजंट कवर अंडर आर्टिकल 13 क्लॉज 2. तो 13 क्लॉज 2 पे आर्टिकल 368 को सुप्रीमेसी दी जा रही है. सो व्हाई आई हैव इंसर्टेड एज हेडिंग आर्टिकल 13 क्लॉज 2 वर्सेस आर्टिकल 368. तो इसको डोमिनेंसी दी गई, फिर इसको अप्रूव भी किया गया. कहां पहले दिया गया शंकरी प्रसाद में, फिर दूसरा दिया गया सज्जन सिंह के केस में. सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1965. बस जस्ट ऑन 2 years, जस्ट आफ्टर 2 years. तीसरा कहां आ रहा है? तीसरे में इसको डोमिनेंसी दी गई. पहले केस में इसको दी गई 1951 में, दूसरे फिर इसको दिया गया. बट इन थर्ड केस सुप्रीम कोर्ट इन आईसीजे गोलकनाथ केस, मोस्ट कंट्रोवर्शियल जजमेंट 1967. इस केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? नो, मेकिंग द अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट अ स्पेसिफिक पावर ऑफ पार्लियामेंट, इट इज सिंपल पावर एज मेकिंग ऑफ जनरल लॉज. बट एन आर्टिकल 368 डजंट प्रोवाइड स्पेशल पावर इन फेवर ऑफ पार्लियामेंट, इट प्रोवाइड जस्ट एन स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन. इस केस में सुप्रीम कोर्ट अपनी पुरानी बात से हट गया, कहा नहीं, आर्टिकल 368 डजंट प्रोवाइड स्पेशल पावर टू पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, बट इट जस्ट प्रोवाइड्स एन स्पेशल प्रोसीजर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन.
ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अब क्या कहा कि अनुच्छेद 359 संविधान संशोधन की शक्ति कोई नहीं देता, ये सिर्फ प्रक्रिया बताता है, ठीक है। सो व्हाई इवन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट माइट बी टेस्टेड ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 दैट वेदर इट इज इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट और नॉट। यहां क्या कहा था कि कॉन्ट्रावेंशन में भी होगा तो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी, बट 1967 में जैसे इंदिरा गांधी कार्यकाल आता डिस्प्यूट करा दिया जाता है, ओके। और फौरन अब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट से कहा गया कि तब तो जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था वो भी इनवैलिड हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, हमारे जजमेंट को आप रेट्रोस्पेक्टिवली मत देखिए, प्रोस्पेक्टिवली देखिए, भविष्यलक्षी देखिए, आगे के लिए देखिए, पीछे के लिए मत देखिए, ओके। देन टू इरेज द डाउट, टू ओवररूल द केस, कौन सा जजमेंट आता है, क्या होता है, 24th अमेंडमेंट एक्ट आता है और 1971 में, और इसके जरिए क्लास 1 एंड 3 यहां जोड़ा गया, कहां, 368 में, जिसमें यहां लिखा गया कि टू रेज द डाउट इट इज क्लेरिफाइड दैट नॉट ओनली पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड इन इज वेस्टेड इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया अंडर दिस आर्टिकल 368। और क्लास 3 में कहा गया कि ऑन नो ग्राउंड a fundamental right, a constitution of India, a constitutional amendment made by Parliament according to provisions of this article shall be declared void on the basis of Article 13 clause 2। 13 clause 2 में क्या है कि लॉ नहीं बनाया गया, और उस टर्म लॉ को कहां डिफाइन किया गया है, आर्टिकल 13 clause 3 में। तो यहां लिखा कि एज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट comes into ambit of law according to sense of article 13 clause 3। अनुच्छेद 13(3) में जो विधि शब्द की व्याख्या है उसमें संविधान संशोधन नहीं आता, इस नाते हमारे द्वारा किए गए संशोधन को संविधान संशोधन मूल अधिकार के नाम पर कभी जांचा नहीं जा सकता। एंड एट द सेम टाइम ये किसमें है, इन आर्टिकल 368 में जोड़ा गया, और इसी समय मतलब आर्टिकल 368 में क्या क्या जोड़ा गया, 2 बार, क्लास 1 क्लास 3, और इसी संशोधन में क्या जोड़ा गया, 13 क्लास 4 जोड़ा गया, ओके। और इसमें लिख दिया गया 13 क्लास 4 में कि अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन बाय पार्लियामेंट अकॉर्डिंग टू प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 368 इज नॉट अ लॉ अकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ इन सेंस ऑफ आर्टिकल 13 क्लास 3। अनुच्छेद 13(3) के अर्थों में भारत में किया गया, के संविधान में किया गया संशोधन कोई विधि में आता नहीं है। यह इसका मतलब क्या है, through this act, amendment act, supremacy has been given to article 368, that is power of amendment of parliament over to fundamental right। तो फिर इसके बाद क्या आता है, केशवानंद भारती केस। अब हम यहां पहुंच रहे हैं केशवानंद भारती। This amendment has been challenged in केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, in 1973 सुप्रीम। इस केस में इसको चैलेंज किया गया, जजमेंट आया 1973 में। इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट adopted that it was wrong path, ये गलत रास्ते पर था। इन केस ऑफ आशीजे गोरखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोरखनाथ बनाम पंजाब के राज्य में हम गलत जगह चले गए थे। एक्चुअली the power and procedure both to amend the constitution has been given in favor of parliament under article 368। supreme court ने मान लिया, and it doesn't come into ambit of article 13 clause 2। so a constitutional amendment cannot be testified, cannot be examined, cannot be reviewed on the basis of whether it is in contravention of any fundamental right or not। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, आप संविधान संशोधन करके मूल अधिकार से कुछ भी करिए, हम उस आधार पर जांचेंगे नहीं, इसको जांचा नहीं जा सकता। ऐसा लगा मानो सुप्रीम कोर्ट अपने को पीछे कर रहा है और पार्लियामेंट को आगे कर रहा है, बट नो, सुप्रीम कोर्ट एस्टैब्लिश्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तक तो सुप्रीम कोर्ट संसद पर केवल फंडामेंटल राइट के नाम पे प्रेशर करता था, अब यहीं से जुडिशियल एक्टिविज्म की शुरुआत होती है। The judicial activism begins in India just from the judgment of केशवानंद भारती।
केशवानंद भारती के मामले से भारत में न्यायिक सक्रियता की शुरुआत होती है। एंड बाय वे ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, सुप्रीम कोर्ट कैप्चर्स द सुप्रीमेसी among all the authorities under Constitution of India in the case of केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ठीक है, इस अमेंडमेंट से पार्लियामेंट सुप्रीम हो रही थी, लेकिन जब ये जजमेंट आ गया तो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम हो गया। क्यों? अब तक सुप्रीम कोर्ट केवल फंडामेंटल राइट के नाम पे ही इनके द्वारा बनाए गए कानूनों और संविधान संशोधनों को जांच सकता था। अब उसने कहा नहीं, आप इसमें छेड़खानी करिए, बट नॉट विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। So what is basic structure? It has not been classified or finally listed in anywhere by the Supreme Court. कहीं भी इनकी आखिरी लिस्ट नहीं बनाई गई बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर में अब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्या कहा कि as it is true that power to amend the constitution is vested in parliament. It was given by Constituent Assembly to the Parliament of India. But it doesn't mean that Parliament is authorized to ruin the Constitution, to disturb the Constitution, to erase the Constitution. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये सही है कि आपको संशोधन की शक्ति दी गई है, and you may amend in any provision of the article according to provisions of procedure of Article 368 Clause 2, कि आप अनुच्छेद 368 के खंड 2 के में दी गई प्रक्रिया के अनुसार संविधान में कोई संशोधन कर सकते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि संविधान से खिलवाड़ कर दें या संविधान को बर्बाद कर दें। सो a limited restriction, a minimum restriction imposed by Supreme Court in the case of Kesavanand Bharati on the name of basic structure of constitution. संविधान के आधारिक ढांचे के नाम पर एक न्यूनतम प्रतिबंध लगा दिया गया संसद के संविधान संशोधन की शक्ति पर, लेकिन ये न्यूनतम अधिकतम कैसे हो गया? क्योंकि what is basic structure and what is not, it is to be decided by the court. So the game is now in hand of court. Till the judgment of 1973 by Supreme Court केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, तब से अभी तक किसमें डोमिनेंसी है? तो ये तो पराजित हो गया। दो आर्टिकल 13 इन द फाइट बिटवीन द 13 क्लास 2 एंड 368, 13 क्लास 2 तो डिफीट हो गया, डोमिनेंसी 368 को मिल गई, लेकिन इसके थ्रू पावर का बैलेंस किसके फेवर में चला गया है? Now the balance of power is shifted in favor of Constitution, sorry, Supreme Court of India in lieu of Parliament of India. भारत की संसद से शक्ति छीनकर कहां चली गई? ये चली गई है अब सुप्रीम कोर्ट में। अब आप मुझसे पूछेंगे कि मैं इससे सहमत हूं कि नहीं हूं। I am agree and I am not agree both। क्यों? आखिर ये गया क्यों? ये जो अमेंडमेंट हुआ है इससे एकदम से साफ दिखाई दे रहा है कि ऑन द नेम ऑफ मेजॉरिटी, ऑन द नेम ऑफ पॉपुलैरिटी, the person who are in power of executive and parliament wanted to be dictator। लोग मत बहुमत के नाम पर लोग तानाशाह बनना चाह रहे हैं। Should it be allowed? आप कह रहे हैं कुछ भी करिए भाई, कुछ भी क्यों कर देंगे आप? कम से कम इतना आप लगाते हैं, एक अपना अपने लिए खुद आप लगाते कि इट इज रिक्वायर्ड इन बेनिफिट ऑफ इंडिया, कम से कम इतना ही लगा देते। आप कर नहीं, हम जो कुछ भी चाहे कर दें, ऐसे कैसे हो जाएगा? मैं हमेशा इस विचार को रखता हूं कि कोई भी पावर जो डेमोक्रेटिक कंट्री में किसी को दी गई है, नॉट टू एंजॉय द पावर बट टू एक्सरसाइज द पावर एज अ ड्यूटी टू सर्व द नेशन। देश की सेवा करने के लिए जो शक्ति दी गई है वो सेवा करने के कर्तव्य के रूप में दी गई है। तो अगर इतना भी प्रतिबंध आप लगाए होते महोदय संसद के लोग, तो आप इस तरह की भाषा नहीं लिखते कि व्हाट एवर आई विल डू इट विल बी जेन्युइन। क्या संसद एक संशोधन कर दे और कह दे कि संसद का कार्यकाल 50 साल हो जाएगा, ये तो सारे संसद सहमत हो जाएंगे क्योंकि चुनाव में नहीं जाना पड़ेगा। तो क्या ऐसे संशोधन को मान्यता दे देंगे, मान लेंगे? देन व्हाट डिड इट मीन? इसका अर्थ क्या है जो आप कह रहे हैं कि हम कुछ भी कर देंगे? सो व्हाई such kind of restriction was very very genuine to be imposed on the power of amendment। संसद के ऊपर की शक्ति पर इस तरह का प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी हो गया था। खैर, लेटर ऑन, अब इस केस के बाद फिर क्या हुआ? केशवानंद भारती केस के बाद फिर क्या होता है? पहले केशवानंद भारती केस के बाद
42nd अमेंडमेंट आया, व्हाट आई हैव टॉट टू यू, 42nd अमेंडमेंट है 1980 सॉरी 1976 ड्यूरिंग इमरजेंसी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इज कॉल्ड। इस अमेंडमेंट के जरिए क्या कहा गया, केशवानंद भारती केस में जो बेसिक डिसीजन कॉन्सेप्ट था इसको ओवररूल करने के लिए आर्टिकल 368 में क्लॉज 4 एंड 5 जोड़ दिया गया और कहा गया ऑन नो ग्राउंड power of parliament to amend the constitution can be testified, can be examined, can be reviewed in any court in anywhere in India। भारत के किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर संसद के संविधान संशोधन की शक्ति का परीक्षण नहीं हो सकता। ये क्या आप लिख रहे थे, इंदिरा गांधी जो लिखवा रहे थे कितनी डिक्टेटरशिप लैंग्वेज थी, यहां से दिख रहा है। ठीक है, काश कि कभी हमारे डिबेट का मुद्दा ये होता कि क्या लिखा गया। आज भी ये गंदी भाषा पड़ी हुई है कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, बट सुप्रीम कोर्ट इंसिस्टेड ऑन इट्स ओन व्यू। ठीक है, जैसे पहले वो आईसीजे को लखनऊ से शिफ्ट कर गया था, एक्चुअली यहां ये ठीक बात नहीं थी। ठीक है, बट यहां आप इन दोनों को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया इन केस ऑफ मिनर्वा मिल्स। तो आप जरा देखिए कि जो फाइटिंग, जो डिस्प्यूट शुरू हुआ था वेदर फंडामेंटल राइट ऑफ सुप्रीम और पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो लड़ाई कहां चली गई, whether parliament is supreme in the case in India or it is supreme court। And now on the name of protection of fundamental right and constitution, the power has been shifted into hands of supreme court। This is called judicial activism। ठीक है, इसे ही न्यायिक सक्रियता कहा गया, मिनर्वा मिल्स। ठीक है, 1980 में सुप्रीम कोर्ट ने इन दोनों क्लॉजेस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया और कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल ऑन द बेसिस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लेट डाउन बाय द सुप्रीम कोर्ट इन केस भारती। 27 अप्रैल 1973 को जजमेंट आया था। आज भी 27 अप्रैल 1973 के बाद ही किए गए अमेंडमेंट्स को चैलेंज किया जा सकता है ऑन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम कोर्ट ने बात बहुत बात कही। ओके, अब हम अगली बात ले आते हैं, व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसको कभी अंतिम रूप से बताया नहीं गया है, बट इन सेवरल केसेस सो मेनी फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन टाइम टू टाइम बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दीज आर, ठीक है, बहुत सारे केसेस में इलस्ट्रेट किया गया है इनको। तो यही बात बताकर और फिर कुछ लेटेस्ट अमेंडमेंट को बताकर हम इस वीडियो लेक्चर को एंड करेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या प्री में पूछा जाता है, किस केस में किसे कहा गया, जैसे धर्मनिरपेक्षता, सेक्युलरिज्म इज बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज बीन सेड इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 आफ्टर द वेरी सैडफुल इवेंट ऑफ डिमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद। बाबरी मस्जिद की जो सर्वपूर्ण घटना घटी थी, उस घटना के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो रिट फाइल हुई थी एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भारत में धर्मनिरपेक्षता भारत के संविधान का आधारभूत ढांचा है। तो ये कुछ जो इस तरह की बातें कही गई हैं, आप इसकी एक लिस्ट बना करके याद करिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। हम आपको कुछ बता दे रहे हैं। सम फीचर्स हैव बीन डिक्लेयर्ड बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इवन इन द केस ऑफ केशवानंद भारती। सम अदर हैव बीन क्लासिफाइड इन मिनर्वा मिल्स, सम अदर हैव बीन क्लासिफाइड इन फर्दर केसेस लाइक जयनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी। ठीक है, तो डिफरेंट केसेस में बहुत सारे चीजों को अलग अलग किया गया है, डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, केशवानंद भारती के मामले में कहा गया था 5 है, संविधान की सर्वोपरिता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार का गणतंत्रात्मक और प्रजातंत्रात्मक रूप, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, इट वाज ऑलरेडी स्टेटेड इन किशन भारती केस इन राइटिंग ऑफ जस्टिस सीकरी महोदय ने लिखा था, भारत की संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर्स, संविधान की परिसंघात्मक प्रकृति, फेडरल नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, और इसके अलावा और भी कुछ लोगों ने कहा था
जस्टिस सेलेट एंड ग्रोवर ने, ये मेरे नोट्स को आप देखेंगे तो मैंने इसमें लिख रखा है या मैंने मैगजीन में भी लिखा हुआ है सब चीजें, ठीक है। तो जस्टिस सेलेट और ग्रोवर ने कहा था, जस्टिस सेलेट और ग्रोवर ने कितनों को कहा था, इनको आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि सेलेट एंड ग्रोवर के अनुसार संविधान की सर्वोपरिता, सरकार का गणतंत्रात्मक लोकतांत्रिक स्वरूप, देश की संप्रभुता, संविधान का धर्मनिरपेक्ष संघात्मक स्वरूप, शक्तियों का विभाजन, सेपरेशन ऑफ पावर्स, व्यक्ति की गरिमा एवं विभिन्न स्वाधीनताएं जो भाग 3 में दी गई और मूल अधिकारों द्वारा सुनिश्चित हैं, द डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड फ्रीडम्स व्हिच आर एश्योर्ड बाय फंडामेंटल राइट्स इन पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। पार्ट 4 द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट एस्टेब्लिश्ड इन पार्ट 4 ऑन द नेम ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ओके। तो ऐसे करके बहुत सारी बातें यहां कही गई। फिर इसके बाद इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण 1975 में भी कुछ बातों को कहा गया, ओके। देन आफ्टर मिनर्वा मिल्स के मामले में भी कहा गया, द लिमिटेड पावर ऑफ अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, मूल अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों में सामंजस्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा चुका है। बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स बिटवीन रिलेशन बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट, ठीक है। मूल अधिकारों और राज्य के नीति तत्वों में संबंध, ये कौन सा अनुच्छेद है, आर्टिकल 31G, ओके, सी, आर्टिकल 31C 31 ग में है। इन सम केसेस फंडामेंटल राइट, इन सम केसेस जुडिशियल रिव्यू, पावर टू जुडिशियल रिव्यू ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो ऐसे करके तमाम केसेज में दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक केस अभी पूछा जाता है जनरली, दैट इज एल चंद्र कुमार वर्सेज भारत संघ 1988, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन बेसिक स्ट्रक्चर it was held in this case that administrative tribunals और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार, ठीक है। एल चंद्र कुमार वर्सेस भारत संघ, तो इस तरह से आपको बहुत सारे केसेस देखने होंगे, ठीक है, लाइक बामन राव वर्सेस भारत संघ, ठीक है। इसके अलावा इन बामन राव वर्सेस भारत संघ 1981, इन दिस केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ऑल द अमेंडमेंट्स आफ्टर केशवानंद भारती केस ऑन द डे ऑफ जजमेंट ऑफ केशवानंद भारती केस, इट मींस on the day of 26th April 1973 can be examined, can be judicially reviewed on the name of basic structure of constitution, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बामन राव वर्सेस भारत संघ के केस में, ठीक है, इवन 9th शेड्यूल को भी टेस्ट किया जा सकता है। एसपी संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 323 के तहत जो आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल होता है, ठीक है, आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल जो होता है उसके बारे में बात कही गई। आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, इन तमाम को बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर किया गया है। यू हैव टू केयर हियर कि आपको बहुत सारे केसेस को यहां देखना होगा टू आंसर प्रॉपरली द क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड जनरली इन प्री एग्जामिनेशंस ऑन द नेम ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। लेकिन अभी भी क्या पोजीशन है, what are basic structure, it cannot be defined anywhere adequately, perfectly, absolutely, ठीक है। इसको अभी तक कभी भी सर्वमान्य रूप से कहीं परिभाषित वर्गीकृत नहीं किया जा सका। राइट नाउ मैंने ये तीनों बातें आपको बता दी, अब आपको मैं एक नई बात बता दूं, द लेटेस्ट 10 अमेंडमेंट्स, ये मेरी मैगजीन में है, ठीक है। 10 बदलाव, 10 संशोधन, ठीक है, आप इसको देख लीजिएगा। The latest one is 98th amendment passed on 1st January 2013 और हम लोग कहाँ खड़े हैं, we are showing the magazine, I am making the video, producing the video in the last of March 2014। हम मार्च के 2014 के मार्च के आज 25 मार्च को ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। तो आज की तारीख तक ये जान लीजिएगा कि भारत के संविधान में 98 संशोधन हो चुके हैं। The 98th amendment is not very important, is not important, but it is important just on the basis of number, ठीक है। क्योंकि इसमें क्या कहा गया है,
टू एम्पावर द गवर्नर ऑफ कर्नाटका टू टेक स्टेप्स टू डेवलप द हैदराबाद एंड कर्नाटका रीजन। जानते हैं इस तरह के बदलाव महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। आर्टिकल 97th अमेंडमेंट इज इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट आर्टिकल 19 एंड एडेड पार्ट 9B, ठीक है। इसके जरिए 9B जोड़ा गया, कोऑपरेटिव सोसाइटी जोड़ी गई है। 9B पार्ट 9B जोड़ा गया है, भाग 9 जोड़ा गया, एक नया भाग जोड़ा गया संविधान में जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की। कौन सा है? 97th है, इट इज 97th, दिस वन। 96th सब्स्टिट्यूटेड ओडिया फॉर उड़िया। 8वीं अनुसूची में जो उड़िया भाषा थी उसको ओडिया कहा गया, ये 96th है। 94th 95वां क्या है? आर्टिकल 334 में अमेंडमेंट हुआ है। ये तो होता ही रहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं में जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के रिजर्वेशन है उसको फर्दर बढ़ाया गया होगा 10 ईयर्स के लिए। देन 94th क्या है? अमेंडमेंट इन आर्टिकल 164 टू प्रोवाइड फॉर अ मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर इन न्यूली क्रिएटेड झारखंड एंड छत्तीसगढ़ स्टेट्स। आप जानते हैं कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहले का कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश, इन स्टेट ऑफ बिहार, इन स्टेट ऑफ उड़ीसा एंड इन स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, एट लीस्ट वन मिनिस्टर मस्ट बी बिलोंग्स टू शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी एंड वन डिपार्टमेंट मस्ट बी एस्टेब्लिश्ड फॉर वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब। आदिवासियों के कल्याण के लिए विभाग होना चाहिए और एक कम से कम एक आदिवासी मंत्री होना चाहिए। तो बाद में जब झारखंड को काट के अलग जिला बनाया, अलग स्टेट बनाया गया, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ को बनाया गया, तो इनमें भी इस बात को मैंडेटरी करने के लिए 94th अमेंडमेंट किया गया। ओके, 94th अमेंडमेंट। सो नाउ यू शुड चेक आर्टिकल 164 दैट इन हाउ मेनी स्टेट्स अ मिनिस्टर फॉर ट्राइबल वेलफेयर आर मैंडेटरी। ये 3 है या 5 है? क्या बिहार और एमपी आज भी एज इट इज हैं जैसे पहले थे, या उनकी जगह पर इंसर्ट किया गया झारखंड छत्तीसगढ़ को? इट्स योर ड्यूटी टू कंफर्म योरसेल्फ। ओके। 93rd अमेंडमेंट टू इनेबल प्रोविजंस ऑफ रिजर्वेशन फॉर अदर बैकवर्ड क्लासेस इन गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। आर्टिकल 15 में जो अमेंडमेंट किया गया, ठीक है, 93rd अमेंडमेंट। 92nd अमेंडमेंट, ये लेवी ऑफ सर्विस टैक्सेस की बात की गई, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। 91st बहुत इंपॉर्टेंट था अपने समय का, 2003 में किया गया था भाई, इन द पीरियड ऑफ अटल बिहारी वाजपेयी, जिसमें 15% तक का रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया कि 15% से ज्यादा लोग मिनिस्टर नहीं बन सकते, ठीक है। और इसमें और एंटी डिफेक्शन लॉ में एक जो पैरा 6 था उसको हटा दिया, पैरा 3rd को हटा दिया गया कि 1/3 लोग अलग हो जाएंगे, उनको हटा दिया गया, ठीक है। देन आफ्टर 90th अमेंडमेंट, रिजर्वेशन इन असम असेंबली रिलेटिंग टू बोडोलैंड टेरिटरी एरिया, ठीक है। और 89th अमेंडमेंट इन आर्टिकल 338 एंड इंस्टेड 338A। 338 में संशोधन करके, आप जानते हैं 338 में ओरिजिनली क्या था? देयर आर प्रोविजन फॉर अ कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। Now it has been separated into 2 articles. In Article 368, Commission for Scheduled Caste. In Article 338A, it is for Scheduled Tribe. आज जो है अनुसूचित जाति आयोग अलग हो गया, अनुसूचित जनजाति आयोग अलग हो गया। ये हुआ था 89th अमेंडमेंट एक्ट से, ठीक है। It was made by through 89th अमेंडमेंट एक्ट in 2003, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये भी हुआ था। मैं प्रधानमंत्रियों का नाम किसी प्रधानमंत्री की तारीफ करने या शिकायत करने के लिए नहीं लेता हूं, मैं इसलिए लेता हूं ताकि आप पॉलिटिकल एक्टिविटीज को जोड़ करके याद करेंगे तो आपकी मेमोरी बड़ी शार्प हो जाएगी। ओके, थैंक यू।